हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस आदर्श शिक्षण संस्थान। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के पहले खंड रसायन विज्ञान का, क्योंकि इसके पहले आप लोगों को एक खंड जीव विज्ञान का आपको क्लास में दिया गया, उसका पीडीएफ वगैरह दे दिया था। आप उसको कॉपी पे पूरा कर लिए होंगे। अब 30% यूपी बोर्ड की जो कटौती हुई है सिलेबस में, केवल इसी सत्र के लिए 2021 की परीक्षा के लिए, उसको हटाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का। लेकिन इसके पहले रसायन विज्ञान में हम लोग ये देखेंगे कि कक्षा 10 के रसायन विज्ञान, जो कि पूरे पाठ्यक्रम में 20 अंक के पूछे जाते हैं टोटल, वो आपके ये 5 चैप्टर हैं। इन्हीं 5 चैप्टरों को हम लोगों को पढ़ना है और इनमें से जो 30% की कटौती हुई है, वो कटौती आपके धातु अधातु और फिर एक 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें से हुआ है। बाकी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ये आपको पूरे पढ़ने हैं। दूसरा, अम्ल क्षार एवं लवण पूरा पढ़ना है। फिर कार्बनिक यौगिक में पूरा पढ़ना है और फिर तत्वों के वर्गीकरण में कटौती के बाद। अब यहाँ पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि आज इसी की शुरुआत होगी। रासायनिक अभिक्रियाएं यानी हमें रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके द्वारा घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके बाद जब हम उन रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में या उन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को जब हम अणुसूत्र के रूप में शॉर्टकट में लिख देंगे, तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे कंडीशन को समीकरण बोला जाता है। इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम इसकी परिभाषा की चर्चा करेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। फिर इन रासायनिक अभिक्रियाओं की हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। फिर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उसकी पदार्थों के जो गुणधर्म हैं उनके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होंगे। ठीक है। फिर दूसरे टॉपिक पे जो हमारा होगा वो अम्ल क्षार एवं लवण होगा। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार और लवण। यहाँ पे अम्ल क्षार और लवण, शायद इन तीनों नामों से आप भली भांति कक्षा 9 में परिचित हो चुके होंगे। अम्ल क्षार और लवण, यहाँ पे हमें इनकी परिभाषाएं पढ़नी है, इनके लक्षण पढ़ने हैं, इनकी पहचान पढ़नी है। इसके अलावा ये जो लवण है, यहाँ पे आपके सिलेबस में कुछ लवणों के निर्माण की विधि, उनके गुणधर्म और उपयोग पढ़ने हैं। यानी जब हम इनके ऊपर आएंगे, लवण के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो लवण में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। यहाँ पे हमें इनके बनाने की विधि, जो कि सिलेबस में जो निर्धारित हुई है, बनाने की विधि पढ़नी है। इसके अलावा वो जो लवण बन रहा है उनके हमें गुणधर्म पढ़ने हैं। गुणधर्म में हमें दोनों पढ़ना है, फिजिकल उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी उनका भौतिक गुण क्या है, और उनका रासायनिक गुण क्या है, ये दोनों पढ़ना है। इसके अलावा इनका यूजेज कहाँ है, इनके उपयोग कहाँ हैं, ये हमें पढ़ने हैं। ठीक। अब यहाँ पे धातु एवं अधातु, यह भी आप इसके बारे में भी परिचित होंगे। कक्षा 9 में भी हम लोगों ने जब द्रव्य का पूरा डिटेल अध्ययन किया था, द्रव्य का क्लासिफिकेशन किया था, द्रव्य का हम लोगों ने जो है वहाँ पे गुणों का अध्ययन किया था। तो जब क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि द्रव्य 2 प्रकार का था, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो जो शुद्ध था उसमें 2 चीज़ें आई थी, एक तत्व आया था और एक यौगिक आया था। उसी तत्व में 2 भाग ऐसे थे कि जिनमें एक धातु और एक अधातु का भी नाम था। इसके अलावा एक उपधातु भी था फिलहाल। तो ये 2 महत्वपूर्ण नाम वहाँ पे थे। तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है कि आपके लिए इस सत्र के लिए 2021 की परीक्षा के लिए इनमें से 30% की कटौती की गई है। और वो प्रारंभिक स्टेज जो है, जैसे धातुओं और अधातुओं के जो सामान्य गुण हैं उनकी कटौती कर दी गई है, उन्हें हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। जब इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे तो एक बार पुनः उसकी चर्चा कर लेंगे। कार्बनिक यौगिक,
ये आपका एक तरह से हम रसायन में देखें तो रसायन में दो पार्ट मुख्यतः होते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो जो अकार्बनिक होते हैं उनमें ऐसे यौगिकों का, ऐसे तत्वों का हम लोग अध्ययन करेंगे, ऐसे पदार्थों का अध्ययन करेंगे जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी। लेकिन जब हम किसी कार्बन युक्त पदार्थ का अध्ययन करते हैं, किसी कार्बन युक्त पदार्थ के बनने का, उसके गुणधर्म का, उसके उपयोग का अध्ययन करते हैं, तो वो रसायन विज्ञान की जो ब्रांच होती है वो होती है आपका कार्बनिक रसायन का होता है। तो इसे हमें पढ़ना होगा। यही कक्षा 11 में चल करके, इंटरमीडिएट में चल करके, आगे चल करके जो है एक अलग ब्रांच बन जाती है, जिसको हम लोग रसायन विज्ञान के सेकंड पेपर के नाम से जानते हैं। फिलहाल अब तो इंटरमीडिएट में भी एक ही पेपर होता है, सेकंड पार्ट हम कहें तो ये इस तरह से होता कार्बनिक यौगिक का। और फिर पांचवा जो हमारा होगा वो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण होगा, यानी यहाँ पे हमें तत्वों का क्लासिफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो तत्वों के क्लासिफिकेशन में जो होगा वो यहाँ से भी कटौती की गई है, और कटौती ये की गई है कि चूँकि कक्षा 9 में हम लोगों ने देखा था कि जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी तत्व खोजे गए थे, उन सारे तत्वों का एक साथ अध्ययन करना थोड़ी कठिनाई थी, उनमें हम एक साथ उनको हम नहीं पढ़ सकते थे। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे कक्षा 10 में उसको हम लोगों को क्या करना होगा, क्लासिफाइड करना होगा, बांटना होगा। और अब तक जो भी 118 तत्वों की खोज हुई है, इन 118 तत्वों को जो है वो कैसे बांटा गया था ताकि उनके सारे गुणों का हम सुविधापूर्वक अध्ययन कर लें। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग मत था। तो इसी में जो प्राचीन परिकल्पना थी, पहले की जो परिकल्पना थी तत्वों के क्लासिफिकेशन का, उसको हटा दिया गया है। उसको बोर्ड की परीक्षा 2021 के लिए हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब उस पुरानी प्राचीन परिकल्पना में क्या थी, उसमें जो है कुछ सिद्धांत थे, कुछ नियम थे, जिनमें से जो है डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत आता है, ये हम लोगों को अब नहीं पढ़ना है। इसके अलावा न्यूलैंड का अष्टक नियम आता है, ये हम लोगों को अब नहीं पढ़ना है। अष्टक नियम इसका ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल जब ये आएंगे तो इनकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम पहले ही चैप्टर का रसायन का करेंगे। और ये रसायन जो है वो पूरे विज्ञान का एक खंड है जो कि 20 नंबर का पूरे सिलेबस में आता है। तो पहले चैप्टर की हम लोग तुलना करेंगे और वो चैप्टर हमारा होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहीं से आपको जहाँ पे आपकी कॉपी कंप्लीट होगी वहीं से इसको पूरा करना होगा। और ये पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन जो है वो अलग अलग अगर हम देखें एज इट इज, अगर हम परिभाषा के रूप में देखें या वैसे हम देखें तो इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम परिभाषा में भी लिखना है, परिभाषा के रूप में इसको हमको देखना होगा, कितने प्रकार का होगा, पहचान कैसे कर सकते हैं, इसको हमको करना होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी अभिक्रिया होती है, मतलब हमें कहें कि एक ऐसी अभिक्रिया कि जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जो है परस्पर क्रिया करके, हम ये कह लें कि दो से अधिक पदार्थ जो है परस्पर क्रिया करके जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, इसमें कुछ शर्तें भी हैं कि जो बना हुआ पदार्थ है वो भौतिक और रासायनिक गुणों में जो है वो मूल पदार्थ से हमेशा क्या होता है, भिन्न होगा। अब जैसे अगर मान लीजिए एक उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये कार्बन है और ये कार्बन जो है ये ठोस अवस्था में है, इस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, इस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। और ये जो उत्पाद बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारा जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी गैसीय अवस्था में है। तो इस तरह से जो सिचुएशन हमारी आ रही है सामने वो यही है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके जब किसी नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं और वो तीसरा पदार्थ जो बना हुआ है वो इनके गुणों से भिन्न हो, तो ऐसी व्यवस्था को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक,
तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हमारे सामने है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हों और वो तीसरा पदार्थ जो है वो उन पदार्थों के गुणों से भिन्नता प्रदर्शित करता हो, तो ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे ठोस है, ये गैस है और ये गैस है, तो इसके जो गुण हैं वो इसके गुणों से कहीं न कहीं से भिन्न हैं। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और ख़ास करके जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो है पूछ भी लिया जाता है और आपके एनसीईआरटी बुक का है। अगर हम देखें कि मैग्नीशियम धातु को अगर हम वायु में जला रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन आपने परिभाषा क्या दिया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हो, तो दो या दो से अधिक पदार्थ हो गए, एक मैग्नीशियम और एक वायु मतलब ऑक्सीजन मतलब गैस। तो इस तरह से अगर हम कहें कि मैग्नीशियम धातु को जब हम वायु के साथ क्रिया करवाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण देता है। आइए देखते हैं कि मैग्नीशियम धातु को, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है Mg, और इसको आप इसके साथ चला रहे हैं वायु की उपस्थिति में, यानी हम O2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, इसमें हम जलाएंगे तो ये जो होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण देता है, यानी MgO बनाता है। अब यहाँ थोड़ा हम संतुलन कर लें कि मतलब जो भी तत्वों के परमाणु उनकी संख्या है कि बराबर है कि नहीं। यहाँ Mg एक है, यहाँ भी Mg एक है, ठीक है, यहाँ O2 है लेकिन यहाँ एक है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं और इस तरह से 2MgO हो गया, ठीक है। अब ये संतुलन कैसे किया जाएगा, जब हम लोग रासायनिक समीकरण की चर्चा करेंगे तो फिर रासायनिक समीकरण के संतुलन की विधियाँ होंगी, और यहाँ पे एक विधि कक्षा 10 में हम लोगों को पढ़ना होगा, उसे हम लोग कहेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, अनुमान विधि, ठीक। तो इस तरह से एक उदाहरण ये आपका हो गया। इस उदाहरण में स्पष्ट है कि जब मैग्नीशियम धातु को वायु के साथ जलाते हैं, क्रिया कराते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है। मतलब एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये हो गया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते तो ये पूरी की पूरी घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से ये पूरा रासायनिक अभिक्रिया हो गया। यहाँ 2 पदार्थ भी हैं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और ये दोनों आपस में क्रिया कर ली और इस तरह से MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बन करके तैयार हो गया। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि ये मैग्नीशियम जो है ये धातु है, ये क्या है, धातु है, और ये ऑक्सीजन जो है ये क्या है, गैस है, ठीक है। अगर हम द्रव्य की अवस्था के आधार पर देखें तो ये ठोस है, ठीक, और ये जो ऑक्साइड बन रहा है ये चूर्ण है, सफ़ेद चूर्ण है, हम इसको कह लें ये ठोस है। तो ये शर्त भी पूरा कर रहा कि जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने कहा कि रासायनिक अभिक्रियाएं में निर्मित जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो इनके गुणों से भिन्न होता, तो गुणों से भिन्न भी। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप डिफिनेशन दे देंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है और तीसरा पदार्थ इनके गुणों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। एग्जाम्पल में हमने एक एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन का दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक एग्जाम्पल आपका है फिर मैग्नीशियम का। ये आपके एनसीईआरटी बुक का है। ये क्वेश्चन जो है वहाँ कई बार जो है पूछा गया है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात, ये प्रश्न हमारे सामने आती है कि अगर ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी ऐसी पहचान है कि जिसके आधार पर हमें कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया। चलिए ठीक है, हम सामान्य तौर पे घर पे ही हैं, मान लीजिए एक उठाते हैं कार्बन का टुकड़ा और वायु की उपस्थिति में उसे जलाते हैं, तो वायु की उपस्थिति में जब उसके हम जलाएंगे तो वो धुआं बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये घटना घट रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, लेकिन अगर हम उसको देखें, फिजिकली देखें, अगर उसको हम विज्ञान के रूप में देखें कि कैसे हम कह लेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसके लिए हमें उसकी पहचान की विधि देखना होगा, या हम कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना होगा, एक हेडिंग हम पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान।
रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, अब चलिए एक एग्जाम्पल हमने लिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो हमें क्या चेंजिंग मिली थी, ठीक है। पहली बात तो इसमें हमको ये चेंजिंग मिल रहा है कि इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। यानी हम रासायनिक अभिक्रिया में पहचान में हम पहला टॉपिक हमारे दिमाग में ये आता है कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन कि जो भी ये अवस्थाएं हैं, चाहे ठोस, द्रव या गैस, इनमें हो जाता है परिवर्तन। क्या हो जाता है इनमें? परिवर्तन। तो ये हमारी ये पहचान की विधि हो गई इसको कि परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरह से इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे ये है ठोस, ये क्या है? ठोस है, और ये क्या है? गैस है। जबकि इनकी अवस्थाएं बदल कर क्या हो जा रही हैं? ठोस, पाउडर बन जा रहा है एक तरह से, ठीक है। वैसे ही कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन लेते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। ये अवस्था क्या है? ठोस। ये अवस्था क्या है? गैस। बदल करके क्या हो गई? गैस। तो इस तरह से अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये घटनाएं रासायनिक अभिक्रिया की हो। दूसरी बात चलिए, दूसरी चीज हम देख सकते हैं रंग में परिवर्तन, ठीक है। रंग में परिवर्तन यानी कलर में चेंजिंग हो जाती है। अब कलर में चेंजिंग हो जाती है कि मतलब जो भी एलिमेंट्स लिए गए हैं, जो भी धातु लिए गए हैं, जो भी पदार्थ लिए गए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो पदार्थ लिए गए हैं वो पदार्थों की अवस्थाओं में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। दूसरा रंग में परिवर्तन आ जाता है। अब रंग में परिवर्तन में, अब जैसे यहीं पे अगर हम देखें तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये ब्लैक कलर का कार्बन है, काला है, और इसकी बात करेंगे तो ये रंगहीन है। लेकिन अगर जब हम इसकी बात करते हैं तो देखते हैं कि धुआं जिस कलर का, ये काला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से अगर इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तब भी वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर रंग में परिवर्तन हो रहा, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और अगर इसके आगे भी अगर हम चर्चा करें तो अगर देखें तो पदार्थ जो उत्पाद बनता है, गैस निकल रहा हो, गैस का निकलना, गैस का निकलना, गैस निकल रहा है। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन ठोस, ये गैस यानी अवस्था में परिवर्तन, ये काला, ये रंगहीन, रंग में परिवर्तन, और इस तरह से जो यहाँ पे देख रहे हैं गैस में परिवर्तन। तो अगर ऐसी घटनाएं जहाँ घटती हैं और गैस निकल रहा हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ तीर लगाते हैं। इस तरह की अगर व्यवस्था कहीं है तब भी हम उसको मानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ये घटना रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा और भी परिवर्तन है, ताप में परिवर्तन होता है। क्या होता? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन हो रहा, सामान्य ताप पर रखा हुआ है, बिल्कुल एकदम लकड़ी कोयला रखा हुआ है, ऑक्सीजन है, लेकिन अगर हम ताप में परिवर्तन कर दें, ताप थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, तो ये अवस्था बदल दे रही है, अपने रंग में परिवर्तन कर दे रहा है, गैस निकल रहा है। तो ये सारी की सारी घटनाएं किसको शो करें? रासायनिक अभिक्रिया को शो करें। किसको करें? रासायनिक अभिक्रिया को शो करें। इस उदाहरण को अगर हम सामान्य ताप पर देख रहे हैं कि ये मैग्नीशियम जो है वो धातु है, ठोस अवस्था में है, गैस है, रंगहीन है, लेकिन अगर ताप में हम परिवर्तन कर दे रहे हैं तो ये चूर्ण बन जा रहा है, और इस तरह से अवस्था भी परिवर्तन हो जा रहा है, रंग में परिवर्तन हो जा रहा है, और इस तरह से परिवर्तन। तो ये सारी चेंजिंग जो शो करते हैं वो किसको करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं, ठीक। तो इस तरह से अब आपका एक टॉपिक जो ये रासायनिक अभिक्रिया का है, ठीक है, डिफिनेशन क्या होता है और हम इसका पहचान कैसे करेंगे, वो कंप्लीट है रासायनिक। तो एक बार थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, सपोज डेट अगर ऐसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, इसकी पहचान की जो विधि है, या कैसे हम पहचानेंगे, हम ही कैसे कह सकते हैं कि ये घटना जो घटित हो रही है ये रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया आपका कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करके किसी नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं और वो पदार्थ इनके गुणों में भिन्नता दर्शाता हो, भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में, तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो अब पहचानेंगे कैसे? अगर इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है,
रासायनिक अभिक्रिया। रंग में परिवर्तन हो रहा, रासायनिक अभिक्रिया। गैस निकल रहा, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा, तो रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान और रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, ये बात। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पे चर्चा ये करेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो हमारा अगला हेडिंग जो होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो ठीक जो पहचान था अवस्था में परिवर्तन, जो पहचान था रंग में परिवर्तन, जो पहचान था कि गैस निकल रहा है, जो पहचान था उसमें कि ताप में परिवर्तन हो रहा, तो इन सारे बेस के आधार पर, इन सारे लक्षणों के आधार पर ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक रासायनिक अभिक्रिया की बात करें जो कि हमें पढ़ना है, वो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी की बात अगर करें तो दूसरा है ठीक इसका उल्टा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा जो होगा वो विस्थापन अभिक्रिया। चौथे की बात करें तो चौथा जो होगा वो होगा, ये देखिए, ये विस्थापन है, विस्थापन को एक नाम और दिया जाता है प्रतिस्थापन। इसको प्रतिस्थापन भी कहा जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा एक आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और पांचवा एक आता है ठीक इसका उल्टा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये कुछ रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने है। एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऐसे इसके अलावा और भी कुछ रासायनिक हैं अभिक्रियाएं, जैसे ऑक्सीकरण है, अपचयन है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला करके एक नई अभिक्रिया बनती है और उस अभिक्रिया को हम लोग जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं चल रही हैं। ठीक है, इनमें से ये 8 अभिक्रियाएं जो कि हैं आपका ये संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स। ठीक है, ये अभिक्रियाएं हैं। इन्हीं अभिक्रियाओं को हम लोग को पढ़ना है और इन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो इन पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन हम कह लें, अतिलघुत्तरी कह लें, बहुविकल्पी क्वेश्चन कह लें। इसके अलावा इन पे जो है शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, इनके इस पे SN शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणियाँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझें, या निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए वियोजन अभिक्रिया। या कोई एक समीकरण दे दिया होगा और उस समीकरण में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी में कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो इन सारे अभिक्रियाओं को, इन तरह के क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए हमें छोटे सवालों के लिए विधिवत इस तरह से हमको देखना होगा कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं और इनके एग्जाम्पल के आधार पर हमको ये देखना होगा कि इस उदाहरण में कौन सी, जैसे मान लीजिए अगर सपोज डेट आपसे पूछा गया कि C+O2 और बन गया आपका CO2। अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण लिया था Mg+O2 का, NCERT का क्वेश्चन है, Mg वो का चूर्ण बनता। तो ऐसे जो रिएक्शंस हैं वो किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ऐसे इन्हीं में से कोई न कोई होगा, तो वो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एक की हम बात करते हैं, चलते हैं संयोजन अभिक्रिया की चर्चा। किसकी बात करेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक,
अगर हम संयोजन अभिक्रिया की बात करें कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसकी हम लोग जो है देखेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्बिशन, ठीक है, कम्बिनेशन, ठीक, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जो संयोजन अभिक्रिया है, अगर इसको हम एडिटिव परिभाषा के रूप में देखेंगे, तो अगर हम देखें तो कुछ नहीं इसमें करना, बस बहुत आसान है। संयोजन यानी संयोग करना, जोड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में संयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग जो है वो कहते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया है। हाँ, लेकिन इसमें एक पहचान की बहुत ही आसान है कि जिसके आधार पर हम मान लेंगे संयोजन अभिक्रिया है, इसमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता, कोई इसमें जो है अलग से उसका साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे ये आपके सामने ये क्वेश्चन, अगर ये है कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 का निर्माण किए हैं, तो इनमें इसके अलावा यहाँ पे और कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, इसलिए अगर इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ये संयोजन अभिक्रिया है। दूसरे क्वेश्चन को भी देख लें, दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लें। अगर ये Mg और O2 का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो ये Mg एक है और O2 एक है, ये मिलकर के केवल और केवल एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, इसका कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए यह भी उदाहरण जो है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से अगर हम संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ करके किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हों, और वो नए उत्पाद के अलावा कोई साइड प्रोडक्ट अगर नहीं है, कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने हैं, ठीक है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, दोनों उदाहरण आपके सामने हैं, ठीक। अब दूसरी चीज़ है, एक चीज़ और होता है कि कभी कभी इनके नाम अलग दे दिए जाते हैं, तो उसको भी हम लोगों को जानना जरूरी है कि इस संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। एक नाम और दिया जाता है इसका, योगात्मक अभिक्रिया। तो आपसे ऐसे भी पूछे जा सकती है योगात्मक अभिक्रिया, ऐसे दे देंगे और पूछते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, जो भी 7-8 नाम आपके सामने थे, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक। तो इस तरह से ये संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक। दूसरी बात, दूसरा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। इसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर ये वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो देखते हैं इसका जो पहले हम लोगों ने पढ़ा संयोजन, उसका ठीक उल्टा ये होता है। और इस तरह से अगर हम देखें वियोजन अभिक्रिया में, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया कि जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता हो, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य फैक्टर, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, के कारण वो जब अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब अवयवी तत्व का मतलब क्या है, जिससे मिलकर बना है, अवयव कंपोनेंट। तो कंपोनेंट वे होते हैं कि जिनसे वो मिलकर बना है, जैसे ये मार्कर है। अब ये जाहिर सी बात है ये प्लास्टिक से है मिलकर बना हुआ है, और इसके अलावा इसमें जो है, प्लास्टिक के अलावा इसमें स्याही है, प्लास्टिक के अलावा इसमें जो है सुक्ता है लगा हुआ है, फोम लगा हुआ है, तो ये इसके कंपोनेंट माने जाएंगे। इसके क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे। अब जैसे ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड है तो इसमें प्लाई लगा हुआ है, इसमें सनमाइका लगा हुआ है, इसमें लोहे के कील लगे होंगे तमाम छोटे छोटे, तो ये उसके कंपोनेंट होंगे। और किसी बाह्य फैक्टर के कारण, किसी दाब के कारण अगर वो अलग हो जाते हैं, जैसे ये सेपरेट है, अगर ये अलग हो गया तो इस तरह से ये वियोजित हो गया, टूट गया, अलग हो गया, तो ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं वो वियोजन की हो रही हैं। और चूंकि रसायन के क्षेत्र में हमें चर्चाएं करनी है, तो हम ये कहेंगे कि जो यौगिक होगा, जो पदार्थ होगा, जो भी द्रव्य होगा, अगर उसे किसी बाह्य फैक्टर के कारण, ताप हो, दाब हो, जो भी हो, लगाने पर अगर वो अपने अवयवी तत्वों में टूट करके अलग हो जाए, तो ऐसी घटना को हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। अगर इसको देखते हैं तो ये दो भागों में टूटता है,
CaO और इसके अलावा CO2। इस तरह से ये दो भागों में टूट जाता है। एक कैल्शियम का ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है और ये बाह्य फैक्टर के कारण, बाह्य प्रेशर के कारण ये टूट करके अलग हो जाता है। और टूटता किसमें है? जिससे मिलकर बना हुआ है, यानी कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट करके क्या होता है? अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा वियोजित हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो इस तरह से इसे हम वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें, यानी H4Cl अगर हम ले, नौसादर इसको बाजार में बोलते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में इसे अमोनियम क्लोराइड, अगर इसको हम देखते हैं तो ये टूट करके दो भागों में सेपरेट हो जाता है। एक NH3 यानी अमोनिया बनाता है और एक HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। तो जिससे मिलकर बना हो जब उसी में टूट जाए तो अवयवी तत्वों में उसको बोलते हैं। तो अवयवी तत्वों में अगर टूट रहा हो तो ऐसी घटना को हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी नाम आएगा इसका? वियोजन अभिक्रिया का। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो चर्चाएं थी वो 8 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। इनमें से संयोजन अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया, ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं। वियोजन अभिक्रिया, ये उदाहरण आपके सामने हैं। और इस तरह से दोनों में आप अंतर भी कर सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसके अलावा उसकी एक पहचान है कि उसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया में किसी बाह्य फैक्टर के कारण, किसी बाह्य उत्पाद के कारण वो पदार्थ टूट करके अपने अवयवी जो भी उसके तत्व हैं उनमें वो सेपरेट हो जाता है। जो भी अवयवी उसके पदार्थ हैं उनमें वो सेपरेट हो जाता, अलग हो जाता, यानी वियोजित हो जाता है। तो ऐसी इस तरह से वो वियोजन की अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया आप देख लेंगे परिभाषा के रूप में उसको। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम लोगों ने कैसे किया, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, सारे नाम आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद आज दो अभिक्रियाओं की चर्चा हम लोगों ने कर लिया विथ एग्जाम्पल, एक संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया की ये उदाहरण आपके सामने, वियोजन अभिक्रिया की ये उदाहरण आपके सामने। ऐसे ही हम लोग जो है नेक्स्ट डे अगले जो विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।